हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कक्षा 11 का फर्स्ट नंबर चैप्टर समुच्चय। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे समुच्चय की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। समुच्चय किससे जो है यहाँ पर व्यक्त किया जाता है और उसके बाद समुच्चय के अवयव क्या होते हैं और इसको निरूपित किससे किया जाता है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समुच्चय। तो समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को कहा जाता है समुच्चय कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर ने जो है इसका जो है विकास किया था। अब इनका यूज जो है किया जाता है बहुत ही क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे हमारा जो है संबंध फलन हो गया, प्रायिकता हो गई, यहाँ पर ज्यामिति हो गई, अनुक्रम हो गया और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। तो ये हो गई यहाँ पर हमारे जो है समुच्चय का विकास किसने किया था, उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। और इसके बाद परिभाषा हमने आपको बताया, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को कहा जाता है समुच्चय कहा जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको हिंदी में बताया कि सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को कहा जाता है समुच्चय कहा जाता है। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या हो जाएगा, इसको दो भागों में अगर हम तोड़ देते हैं तो ये कहलाएगा हमारा सुनिश्चित और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर सुस्पष्ट। अब सुनिश्चित का मतलब क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि जो समुच्चय हमारा लिखा है उस समुच्चय में वह अवयव है या फिर नहीं है, तो सुनिश्चित ये हो गया। उसके बाद सुस्पष्ट का मतलब है कि जो समुच्चय के अंदर अवयव लिखा है उसको एक से अधिक बार हम नहीं लिखेंगे। जैसे हमने 1 लिख दिया समुच्चय के अंदर तो 1 को अब हमको नहीं लिखना है, जैसे ए हमने लिख दिया, ए हमको अब दोबारा नहीं लिखना, तो इसका मतलब ये होता है हमारा जो है सुस्पष्ट होता है। तो सुनिश्चित का मतलब क्या हो जाएगा कि वह अवयव उस समुच्चय में है या फिर नहीं है, और सुस्पष्ट का मतलब हो जाएगा कि जो अवयव यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। अब अपनी दैनिक जीवन में हम बहुत से को कहते हैं जो है समुच्चय का यूज करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा जो है लेमन सेट हो गया। हम जो है मार्केट में जाते हैं किसी दुकानदार से मांगते हैं कि हमें लेमन सेट दे दीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करें लेमन सेट, तो सेट मतलब कि ये समूह। उसके बाद इसी प्रकार से भेड़ों का झुंड हो गया, तो झुंड का मतलब हम अपनी लैंग्वेज में उसको जो है झुंड बोलते हैं और वही गणित के लैंग्वेज में क्या कहलाएगा हमारा समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार से और भी बकरियों का जो है झुंड हो जाएगा। व्यक्तियों का समूह, जैसे आपके स्कूल में जो है आपके जो है अध्यापक ने आपको जो है कह दिया गया कि इस क्लास में जितने भी लड़के हैं उनको 4 भागों में जो है 4 समूह में अलग अलग जो है बैठा दिया जाए। ये आपसे कह दिया जाए कि आपको जो है 4 जो है भागों में अलग अलग समूह बनाकर आपको जो है बैठना और पढ़ाई करना है। तो वहाँ पर अध्यापक ने आपसे क्या कहा, समूह बनाकर बैठिए। तो समूह यहाँ हम मैथ में कहेंगे, यहाँ समुच्चय कहेंगे। तो ये हो गया हमारा जो है दैनिक जीवन में जो हम शब्दों को यूज करते हैं, और मैथ में उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर समुच्चय बोला जाता है। अब जैसे इंग्लिश में हमने इसकी डेफिनेशन बताई कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो जो समुच्चय में हमको अवयव लिखना है वो क्या होने चाहिए, सुनिश्चित होने चाहिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हमारे जो है इंडियन क्रिकेट टीम में आपसे कह दिया जाए कि इंडियन क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर का नाम लिखिए, 11 खिलाड़ियों का हमको क्या करना है, नाम लिखना है। तो आप जो है 11 खिलाड़ियों का नाम जो है आसानी से लिख सकते हैं, पर यदि आपसे कह दिया जाए कि जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है इसमें 11 ऐसे प्लेयर का नाम लिखिए, 11 ऐसे खिलाड़ियों का नाम लिखिए जो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, सबसे क्या हो जाए श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ का मतलब यहाँ पर जो है जिसका परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा अच्छा हो। तो किस खिलाड़ी, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस खिलाड़ी को हम समुच्चय के अंदर रखें और किस खिलाड़ी के समुच्चय के अंदर हम ना रखें, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब हो सकता है उसने पिछले जिस खिलाड़ी का आपने नाम जो है समुच्चय के अंदर रखा उसने जो है पिछले मैच में अपने क्रिकेट मैच में जो है उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया,
अब जो मैच होने जा रहा है क्या उसमें भी ये जो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि मैच ख़त्म नहीं हो जाता और उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर खिलाड़ियों का नाम तो हम लिख सकते हैं, पर किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको हम अलग अलग भागों में जो है बांट नहीं सकते यहाँ पर। इसी प्रकार से जैसे कह दिया जाएगा विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, समुच्चय में लिखना है। अब दुनिया में तो बहुत सारे बहुत खतरनाक जो है जानवर है, पर कौन सा सबसे अधिक खतरनाक है उसको आप नहीं कह सकते। मान लीजिए कि आप जो है कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई जो है सांप मिल गया, तो आप उससे किसी प्रकार से बच जाते हैं। आगे जाकर आपको जिस जानवर से आपको कोई भी हानि नहीं थी और उससे आपको अगर नुकसान पहुंच गया या फिर आपको उससे मृत्यु हो जाती है आपकी, तो आपके लिए खतरनाक वहाँ पर कौन हुआ, वह जिससे आपको जो कोई नुकसान नहीं था, सांप नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर जानवरों को नाम तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर समुच्चय के अंदर लिख सकते हैं, पर कौन सा ज़्यादा खतरनाक है कौन सा ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसको हम अलग अलग जो है नहीं बांट सकते हैं, मतलब समुच्चय के अंदर नहीं लिख सकते, ये सुनिश्चित नहीं है। उसके बाद वेल डिफाइंड नहीं है। इसी प्रकार से हम आपकी क्लास में ले लेते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपके जो है क्लास में, आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के जो है नाम का जो है आपको जो है समुच्चय जो है बनाना है, समुच्चय अंदर जो है लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं आसानी से। जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 विद्यार्थी हैं, तो उनका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान कौन सा बच्चा है, उनका जो है नाम, उन 10 बच्चों का नाम आपको लिखना है। तो कौन सा ज़्यादा बुद्धिमान है कौन सा नहीं है, इसको आप नहीं कह सकते। अब हो सकता है वो किसी ये जिसका जो है आपने चयन किया ये किसी दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में जो है उसका जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, पर हो सकता है उसका मैथ में जो है परफॉर्मेंस जो है अच्छा ना रहा हो, या किसी दूसरे बच्चे को आपने जो है सिलेक्ट किया, उसका हिंदी में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, विज्ञान में नहीं रहता है। तो सब बच्चों की कैटेगरी अलग अलग होती है। किसी को जो है ज़्यादा, कोई जो है सब्जेक्ट ज़्यादा जो है पसंद आता है, उसको जो है ज़्यादा वो तैयार रहता है, और किसी को जो है वो तैयार नहीं होता। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको सब सब्जेक्ट तैयार रहते हैं, पर कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है इसके बारे में आप नहीं कह सकते हैं, उसका आप समुच्चय नहीं बना सकते हैं। तो बुद्धिमान बच्चों का समुच्चय नहीं बनाया जा सकता है। आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय आप निश्चित तौर पर बना सकते हैं। ऐसे भारतीय लेखकों का अगर नाम लिखने कह दिया जाए कि सभी वे 10 कम से कम जो है 10 लेखकों का नाम लिखिए जो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। अब लेखक तो बहुत सारे हैं, पर श्रेष्ठ कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या कौन है। तो श्रेष्ठ हो सकता है कि आपको जो जयशंकर प्रसाद के जो है लेख जो है वो आपको ज़्यादा पसंद आए, पर किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो पसंद ना आए, किसी दूसरे लेखक को जो है वो पसंद आते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, लेखकों के नाम तो आप बना सकते हो, पर अगर आपसे कह दिया जाए कि कौन सा यहाँ पर श्रेष्ठ है जिसके भारतीय लेखकों में, तो उनके श्रेष्ठता के ऊपर जो है आप उनको जो है समुच्चय में नहीं लिख सकते हैं। तो समुच्चय में वही लिखा जाएगा जो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, मतलब जो सुप्रभाषित होगा, और एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। अब समुच्चय को जो है व्यक्त जो किया जाता है वो हम क्या करते हैं, मंझले ब्रैकेट के अंदर उनके अवयवों को लिखा जाता है। आपको यहाँ ना तो ये बड़ा ब्रैकेट हम लगाएंगे ना तो ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, बल्कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको मंझले ब्रैकेट के अंदर जो है लिखा जाता है। और समुच्चय जो व्यक्त किया जाता है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि ए हो गया, ए इजिकल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी और सी डी सी और उसके बाद डी हो जाए, इस प्रकार से। तो समुच्चय के अंदर के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, और जो व्यक्त किया जाता है ये कैपिटल लेटर में हमेशा इसको व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पे जो अवयव होंगे ये हमारी संख्याएं भी हो सकती हैं, कोई व्यक्ति के नाम भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी हो सकते हैं,
या फिर जो है यहाँ पर आपके हिंदी वर्णमाला के जो है अक्षर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको एक से अधिक बार नहीं लिखना। जैसे कि आपको कोई समुच्चय संख्याएं लिखनी 1 से 5 तक, तो 1 2 3 और उसके बाद 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी लिख दिया, 2 यहाँ पर, तो ये डबल बार नहीं लिखा जाए। लिखना आपको सिर्फ एक बार, एक से अधिक बार नहीं लिखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि हमको लिखा है यहाँ पर बेटर लिखा है, बेटर। अब इसको आपको समुच्चय के अंदर लिखना, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा B, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा B हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर E हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर T हो जाएगा B, और इसके बाद यहाँ पर E हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर T हो गया। और देखिए T यहाँ पर 2 बार आया, तो एक बार तो आपने लिख दिया, अब दोबारा से आपको नहीं लिखना है, क्योंकि परिभाषा क्या कहलाती है हमारी कि वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को कहते हैं समुच्चय कहते हैं। सुप्रभाषित को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग क्या हो जाएगा, सुनिश्चित होना चाहिए, और उसके बाद सुस्पष्ट, मतलब एक से अधिक बार आपको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। और उसके बाद देखिए ई फिर से आ रहा, तो ई को आपको दोबारा से नहीं लिखना, आप क्या लिखेंगे, हम आर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया समुच्चय के रूप में यहाँ पर व्यक्त हो जा रहा है। तो हमने बता दिया यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है, संकेत क्या होते, किससे इसको व्यक्त किया जाता है, और उसके बाद अवयव क्या हो जाएंगे, ये भी हमने बता दिया। अब जो है हम यहाँ बात करते हैं समुच्चय का निरूपण। तो इसको 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, तालिका विध, और उसके बाद क्या हो जाएगी यहाँ पर अथवा सूची विध, या इसको रोस्टर विध बोलते हैं। और दूसरी विध हमारी हो जाएगी गुण विध या समुच्चय निर्माण विध। तो पहली विध हमारी कहलाती है तालिका विध या सूची विध या रोस्टर विध। अब ये विध हमारी क्या हो जाएगी कि जो समुच्चय के अंदर के जो अवयव हैं, इन अवयवों के बीच में अगर हम कामक निशान लगाकर लिख देंगे तो वह विध हमारी कहलाती, इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो वह विध हमारी कहलाती है रोस्टर विध कहलाती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ABCD, यहाँ कामक निशान लगा हुआ है, तो ये तो हमारी ये विध इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो ये हमारी कहलाएगा रोस्टर विध कहलाएगी। मतलब समुच्चय के जो अवयव हैं उनके बीच में कामा लगाकर अगर हम लिखते हैं तो ये हमारी कहलाती है रोस्टर विध कहलाती है। उसके बाद रोस्टर विध का यूज जो किया जाता है जो संख्याएं बहुत कम हों, जैसे हो गया हमारा जो है 1 से 100 तक हो गया, हम लिख सकते हैं आराम से जो है। उसके बाद अगर कह दिया जाए 1 से 1 लाख तक लिखना है तो हमको लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर यहाँ पर संख्याएं या अवयव यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हम विधि का यूज करते हैं, यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि का यूज करते हैं। अब एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए कि समुच्चय के अंदर जो अवयव है, तो जैसे ए के अंदर समुच्चय ए के अंदर हमारा क्या है, ए, तो ए अवयव है और इसके बाद ए में, तो ये हमारा क्या होता है, एक यूनानी प्रतीक है। इसको इंग्लिश में आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन भी इसको बोलते हैं, या तत्व भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं आप कि ए बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे हम, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो स्मॉल ये हमारा जो है ए है, ये क्या है हमारा समुच्चय ए जो है हमारे समुच्चय ए में है। इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है A इक्वल टू ABCD, यहाँ कुछ भी हो सकता, मगर वहाँ पर क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो एक अवयव है किसमें, समुच्चय ए में, एक अवयव है समुच्चय ए में, 2 अवयव है समुच्चय ए में, 3 अवयव है समुच्चय क्या है, ए में। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 नहीं है समुच्चय ए में, तो इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, एक समुच्चय ए में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से, तो समुच्चय के अंदर जो अवयव है या जो अवयव नहीं है तो उसको व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, यूनानी प्रतीक, हम यहाँ पर इस प्रतीक का यूज करते हैं। तो हमने आपको जो है रोस्टर विध बता दिया था। समुच्चय निर्माण विध क्या हो जाएगा हमारी जो है, तो समुच्चय निर्माण विध का यूज जब किया जाता है जब अवयव संख्या बहुत अधिक हो, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या आपको कह दिया गया कि प्राकृतिक संख्या समुच्चय लिखिए। अब प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं हमारी, जैसे 1 2 3,
बहुत सारी, अब पूरी तो आप लिख नहीं सकते, हज़ार करोड़ लाख अरब खरब, ये बहुत सारी संख्या हो जाएंगी तो आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तब यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि का यूज करते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो समुच्चय के जो उसके अवयव हैं जब उसको किसी विशेष गुण के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो वो हमारी कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं A=X सच दैट यहाँ पर Px यहाँ पर ये हो गया, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। जो यहाँ पर डबल यहाँ बिंदी लगी हुई हैं इसका मतलब होता है कि इस प्रकार हिंदी में बोल सकते हैं या सच दैट इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय लिखना, तो आपको ऐसे ही लिख देना कि A=X सच दैट X एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे लिख देंगे। तो ये जो है इसमें अब इस समुच्चय में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ गई। इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, 1 से 100 तक संख्याएं भी ले सकते हैं। मतलब तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि का यूज तब किया जाता है जब अवयवों की संख्या बहुत अधिक है और उन अवयवों को किसी विशेष गुण के रूप में व्यक्त कर दिया जाए। जैसे कह दिया जाए कि समुच्चय ए बनाओ, समुच्चय ए क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय, तो हम क्या लिखेंगे x सच दैट x एक सम संख्या है, x एक विषम संख्या है, ठीक है। x एक वर्ग संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का एक समुच्चय है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गई हमारी समुच्चय निर्माण विधि हो गई, और उसके बाद यहाँ पर तालिका विधि हो गई यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ प्राकृतिक जो संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। प्रमेय संख्या जैसे हो गई वो हमारी Q हो गई। यहाँ पर रियल नंबर वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उसको कैपिटल R से व्यक्त किया जाता है। जो पूर्णांक होंगे उनको I से व्यक्त किया जाता है। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको I+ से व्यक्त किया जाता है। जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उसको I- से इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो ये हो गई हमारी कुछ डेफिनेशन, और उसके बाद ये थ्योरी हो गई यहाँ पर। तो आप लोग निश्चित तौर पर समझ चुके होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।